तो सभी को नमस्कार। आज का क्लास डिस्कशन शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस करने का प्रयास किया था नेशनल इनकम के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, और डिटर्मिनेंट्स का इसमें जो मीनिंग है, इकोनॉमिक थियरी में जो एक फेमस टूल है टू एनालाइज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, डिमांड और सप्लाई का, तो उस डिमांड और सप्लाई के टूल के माध्यम से हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक नेशनल इनकम को कैसे डिटरमिन भी कर सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर था उसका समरी ये था, क्रक्स ये था कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसको हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, एंड ऑल दीज should be equal in one financial year. एक मेथड था हमारा प्रोडक्शन मेथड, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या थे ये चैप्टर में है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम इसलिए कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं कि इससे डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग का ये रहता है, और एक्चुअल में जितना हमारा कैपेसिटी रहता है उससे ज्यादा इन्फ्लेटेड कैपेसिटी शो हो सकता है। दैट्स व्हाई वन मेथड इज द प्रोडक्शन मेथड, जहां हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज द इनकम मेथड, that is the income received by the factors of production in the economy. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप 11th का जब पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो प्रोडक्शन चैप्टर में दिया हुआ है ब्रीफली। लैंड, लेबर, कैपिटल, इकोनॉमिक टर्म्स में दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा। अनदर मेथड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है इकोनॉमी में, तो प्राइमरली देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। वन इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वन इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इज डन टू इंक्रीज और मेंटेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। और प्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, टू मीट द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो प्राइमरली गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, और एज दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट नेचुरली अवेलेबल, तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड प्रोडक्शन। तो प्राइमरली देयर आर 2 एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट जब हम इस 2 सेक्टर मॉडल से बियॉन्ड जाते हैं, मॉडर्न डे इकोनॉमीज में गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट। और गवर्नमेंट इसलिए एसेंशियल पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि द नेचर ऑफ द कंजम्पशन डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एज ए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ का मतलब है, एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल लेवल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थोड़े बहुत सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई। और इसका स्केल भी बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में स्टडी करने का ट्रेडिशन है इकोनॉमिक्स में, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी गो बियॉन्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एंटिटी को जब ऐड करते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट भी कर सकती है या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट यूजुअली इसको हम क्लब करते हैं एज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड व्हेन वी कंसीडर द इंटरनेशनल लिंकेजेज, तो बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं एंड सर्विसेज जिसको हम अन्य कंट्रीज से, अन्य इकोनॉमीज से, अदर इकोनॉमीज से हम इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ मंगाते हैं। एंड सिमिलरली अपने यहाँ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भी जाता है एज पर द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ अदर इकोनॉमीज कंट्रीज। तो इस इंटरनेशनल लिंकेजेज में भी प्राइमरीली या तो कंजम्पशन ही करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर का नेचर यही रहता है, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उससे थोड़ा इसका नेचर अलग है। इसलिए अलग है कि जैसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं, लिंकेजेज की बात करते हैं, तो फिर डिफरेंट करेंसी की भी बात आती है एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो इस सब के कारण इस पूरा जो इंटरनेशनल लिंकेज है इसको हम एक सेपरेट स्टडी करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट। तो एक अलग एक्सटर्नल सेक्टर के रूप में हम स्टडी करते हैं। तो अब जो प्रेजेंट जो चैप्टर है हमारा, उसमें तो नेशनल इकोनॉमी, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बार बार हमें दिमाग में बैठाना है कि जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। दीज आर नॉट द सेम कॉन्सेप्ट बट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्या डिफरेंसेस है ये उस चैप्टर में दिया हुआ है, आप पढ़िए। अगर किसी को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो देन वी कैन डिस्कस मोर। तो जो हमारे पास जीडीपी या नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के वी हैव 3 मेथड्स। वन इज द प्रोडक्शन मेथड, one is the income method and one is the expenditure method। ये तो ठीक है, अकाउंटिंग सेंस में ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, होती भी है। प्रेजेंट जो चैप्टर है जिसको हम एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इसको हम इकोनॉमिक टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द एजम्पशंस। तो एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई हियर, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो टोटल जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, दैट इज हियर एग्रीगेट सप्लाई, which can be loosely called national income। जीडीपी हम इसको कहते हैं, बट जीडीपी एंड नेशनल इनकम आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हम मान सकते हैं कि हम जो इस नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन साइड से हम इसको लेते हैं तो दिस इज द सेम थिंग एज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो ये हमारा सप्लाई है। डिमांड हमारा क्या क्या है, तो डिमांड हम या तो कंजम्पशन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एक बेसिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पे केवल 2 प्लेयर हैं, 2 इकोनॉमिक एजेंट हैं, 2 इकोनॉमिक प्लेयर हैं, कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का वन मेजर कंपोनेंट है दैट इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इनकम से कैसे रिलेटेड है। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अनदर इंपॉर्टेंट, जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे तो अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इकोनॉमी which creates demand is the government। तो गवर्नमेंट डिमांड जब क्रिएट करता है तो कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड व्हेन वी गो टू 4 सेक्टर इकोनॉमी, देन एक्सटर्नल लिंकेजेज के कारण
कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स द एक्सटर्नल लिंकेज ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और उसके कारण जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उससे क्या लिंकेज है इसका, और उसको ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। एक चीज और हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एज वी इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर विच इज कंटिन्यूअस। कोई हमारे पास ऐसा टूल नहीं है कि हम किसी दो टाइम फ्रेम में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई इवेंट नहीं हुआ हो, हमें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने का कोई टूल हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। दैट्स व्हाई ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है एंड गेट्स अफेक्टेड बाय दोज फैक्टर्स। लेकिन फॉर टू मेक द एनालिसिस सिंपल, अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर को करीब 50 चीजें अफेक्ट कर रही है तो हम उसमें से ये देखते हैं कि कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करती है। अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट तो थोड़ा बहुत करते ही होंगे अगर हम उसको और डिटेल में ड्रिल डाउन करेंगे तो, बट प्राइमा फेसी वो इतना मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, तो हम उसको या तो कांस्टेंट मानते हैं या ये एज्यूम करते हैं, दिस इज जस्ट एजम्पशन। ऐसा इकोनॉमी में कोई भी ऐसा इवेंट या फैक्टर नहीं है वो जो कुछ न कुछ डिग्री में बाकी दूसरे फैक्टर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाउएवर अगर ये इम्पैक्ट बहुत इनसिग्निफिकेंट है तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि दिस इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग सम वेरिएबल, और उसको फिर हम या तो इग्नोर करते हैं या एज्यूम करते हैं कि इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल अगर आप खुद अपने को एनालाइज कर सकते हैं एंड ये सारे जो आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है ये सब को डिटेल में पढ़ना एंड इसके आधार पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको एनालाइज करना, उसको आंसर करना। बट जब आप कोई भी टॉपिक कहीं पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर या मैगजीन या किताब, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसको और बाकी कॉन्सेप्ट से इसका लिंकेज क्या है, ये दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो पाएंगे। चूंकि क्वेश्चंस का जो आजकल ट्रेंड है वो कई सारे टॉपिक्स को काफी लिंक करके पूछता है, जिससे कि क्वेश्चन काफी ट्विस्टेड हो जाता है और उन वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशंस हैं, इंटरलिंकेजेज हैं, वो अगर हमारा क्लियर होगा तो आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट ले पाएंगे क्वेश्चन का, कॉन्फिडेंटली और क्लियरली। तो फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल चूज करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक ह्यूमन बीइंग को लीजिए, आप खुद लीजिए, अपने को कंसीडर कीजिए, किसी और को कर सकते हैं अपने आसपास के, कि अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन डिमांड है, वो किस पे डिपेंड करता है। क्या कंज्यूम हम करते हैं, यू नो वेरी वेल, हम डे टू डे में क्या कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, खाने का भी बहुत हो सकता है, सीरियल हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। और क्या डिमांड करते हैं हम, ड्रेसेस डिमांड कर सकते हैं, अदर डे टू डे एक्टिविटीज डिमांड कर सकते हैं, टूथपेस्ट, ब्रश, लाइक दैट। और हम और थोड़ा बेहतर करें, मोबाइल है, लैपटॉप है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकता है, और हम करें तो दीज आर प्राइमरली द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एन एवरेज कंज्यूमर। और हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन कि डिफरेंट नेचर हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई फिक्स है, बट दिस इज अबाउट एवरेज। ट्रेवल को कर सकते हैं, तो कोई ट्रेवल फ्रिक्वेंटली करता है तो वो भी दैट इज द डिमांड, वो एक सर्विस है। कोई
एयर ट्रेवल ज्यादा करता है तो दैट इज द डिमांड फॉर एयर सर्विसेज। कोई ट्रेन से करता है दैट इज फॉर डिमांड फॉर ट्रेन सर्विसेज। रोड से करता है रोड सर्विसेज। तो दीज आर द टाइप ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। करता ये डिपेंड किस पे करता है। तो एक अगर आप खुद को भी एनालिसिस करें या आसपास अगर जो ह्यूमन बीइंग है उसके कंजम्पशन पैटर्न को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि अगर इनकम कम है किसी पर्सन का तो उसका कंजम्पशन कम है। नेचर ऑफ कंजम्पशन, उसमें जो एसेंशियल गुड्स हैं फॉर सर्वाइवल एंड डे टू डे एक्टिविटी हम वहां तक लिमिट रहते हैं। बट एज वी गो एबव इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। इकोनॉमी में अदर वेरिएबल्स भी हैं लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर कोई बैंक लोन देने का रेट अगर 10% से 12% बढ़ा दे या घटा दे तो ऐसा नहीं है कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। डालेगा, बिल्कुल डालेगा, बट इसका इंपैक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्योंकि ये कारण ये हो सकता है कि लोन लेके कंजम्पशन करने का हैबिट नहीं हो लोगों का, या अगर लोन लेते हैं भी हैं लोग तो उसको कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा नहीं करते हैं, मे बी कहीं अदर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में खर्च करते हो। बट ऐसा नहीं है कि लोन लेके आदमी कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें कंजम्पशन गुड्स पे कोई डिमांड जनरेट नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये हो सकता है कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हो। दैट्स वाई हम केवल उस वेरिएबल का स्टडी ज्यादा करते हैं और उस पर फोकस रखते हैं विच अफेक्ट सिग्निफिकेंटली। तो कंजम्पशन डिमांड को हमारा कौन सा वेरिएबल है जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है, दैट इज द इनकम। तो इसीलिए आप उस चैप्टर को जब एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो उसमें इक्वेशन है कि एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड क्या है इकोनॉमी का। तो एक तो बेसिक सर्वाइवल के लिए सभी को कंज्यूम करना ही है अगर जिंदा रहना है, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अगर उस इनकम होगा तो भी उतना कंज्यूम करेगा, नहीं इनकम होगा तो कहीं से उधार लेगा, कहीं से कुछ और करेगा, व्यवस्था करेगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए उतना बेसिक एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा हर। एंड दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, दैट इज सी। ऊपर में बार का साइन दिया होगा। बट दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कंजम्पशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो वेरिएबल पार्ट है, मैथमेटिक्स का जो जिनका इक्वेशन का अनुभव होगा they can easily relate what is the constant part of the equation and what is the variable part of the equation। और इक्वेशन क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन है उसको मैथमेटिकली हम एनालाइज करते हैं इक्वेशंस के माध्यम से। सेकेंड पार्ट इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द कंजम्पशन डिमांड विच डिपेंड्स ऑन इनकम। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ता है हम कुछ उसके हिस्से को खर्च करते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब आप ये भी एनालाइज करें, खुद को करें या किसी और को, कि कल कोई मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 1000 रुपये मिलता है, कोई गिफ्ट दे देता है, कोई कहीं से मिल जाता है, तो वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है आता है, सारे के सारे बहुत ऐसे रेयर व्यक्ति होते हैं कि जो आया सारा का सारा खर्चा कर दिया। किसी भी ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक एजेंट के पास जब इनकम बढ़ता है तो उसका एक पार्ट तो वो कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है, बट कुछ पार्ट को वो बचा भी लेता है। बचाने का रीजन ये हो सकता है कि इमीडिएट उसके पास उतनी आवश्यकता नहीं हो सकता है कि वो ये इसलिए बचा लिया हो कि अभी इतना ही रिक्वायरमेंट है, फिर हम कल परसों या आफ्टर फ्यू डेज हम जब रिक्वायरमेंट होगा तो कर लेंगे।
या इसलिए कर लेता हूँ कि इतना भी रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इतना जब होगा मे बी और थोड़ा लॉन्गर पीरियड के बाद तो करेंगे। तो दैट इज नॉट दैट पार्ट ऑफ द इनकम जिसको कि हम इमीडिएटली स्पेंड नहीं कर रहे हैं, जिसको हम सेविंग भी कर सकते हैं। तो इनकम का एक हिस्सा हम एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है। बट सामान्यतः इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट ऑन एवरेज जितना इनकम हमारा बढ़ता है उसका पूरा का पूरा हम खर्चा नहीं करते हैं, कुछ न कुछ पार्ट हम बचा लेते हैं। एंड दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए इनकम अगर हमारा y से बढ़ता है, जिसको कि इक्वेशन में डिनोट किया गया है, तो उसका एक हिस्सा दैट इज स्मॉल c हम कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करते हैं। और ये जो स्मॉल c का वैल्यू है, ये हमें मैक्सिमम हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं जितना हमारा इनकम बढ़ा है। इट कैन बी मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हम जितना हमारा इनकम भले बढ़ गया हो, लेकिन हम कोई व्यक्ति इतना ऐसा हो सकता है जिसको कि कोई अभी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट नहीं है, या हो सकता है कि वो काफी कंजूस भी हो, जिसको कि थ्रिफ्टीनेस कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में। तो वो कुछ भी खर्चा ना करे। अगर किसी को कल 1000 रुपए का गिफ्ट मिला हो सकता है कि वो 1000 का 1000 बचा ले, लाख रुपए का भी मिला हो तो भी बचा ले, कोई भी कुछ भी खर्चा ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो यूजुअली या तो हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो हम या तो कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे, या हम सारा खर्चा कर सकते हैं। ये दो हमारा एक्सट्रीम लिमिट है। जनरल जो इकोनॉमिक एजेंट रहते हैं, दे आर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। और इसीलिए जो स्मॉल सी है, विच इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो ये बताता है कि हमारा इनकम अगर 1 यूनिट से बढ़ता है किसी इकोनॉमिक एजेंट का, तो कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c, द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अब हमने देखा कि अब हमारे पास एक इक्वेशन है। हाँ, दूसरा अब हमारा ये हुआ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन पार्ट, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन डिमांड है इन द इकोनॉमी, उसको हमने ये कंसिडर किया कि उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है ऑटोनमस, दूसरा हिस्सा है वेरिएबल। जो ऑटोनमस हिस्सा है वो तो हमें करना ही है, दैट इज कांस्टेंट। जो वेरिएबल हिस्सा है वो इनकम पे प्राइमरीली डिपेंड करता है। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो इन द इकोनॉमी, बट primarily it is the income which affects the consumption demand, that is demand on consumption goods and services. बाकी जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं लाइक प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा, ये सब भी अफेक्ट करते होंगे, करते भी हैं, बट दीज आर नॉट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। तो इसीलिए हम जो इक्वेशन बनाते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन डिमांड का, दैट इज ऑटोनमस एक्सपेंडिचर सी बार, कैपिटल सी बार, प्लस स्मॉल सी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये पार्ट, वेरिएबल पार्ट, इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगा तभी हम कंजम्पशन डिमांड कर पाएंगे। तो दैट इज स्मॉल सी इंटू वाई। तो अब हमारे पास एक है एग्रीगेट डिमांड का पहला हिस्सा। कंजम्पशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इंटू वाई। दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का है। तो सबसे जो सिंपल हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर जो इकोनॉमी में है वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है इकोनॉमी में। तो जब तक वो प्रोडक्शन होगा नहीं तो वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि क्या जरूरत है भाई, नहीं फुलफिल होगा तो जितना जो रहेगा उसी में लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, कल मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करने का सभी लोग बंद कर दें निर्णय कि अब हम मोबाइल फोन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, लोग जिंदा रहेंगे,
पहले भी जिंदा रहते थे, तो फिर इसको प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही क्या है इकोनॉमी में। तो अब इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर जो क्लास है वो भी कोई, पहले तो उसके पास भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इसको बंद कर दें, कोई उनके बीच कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि सब लोग एक साथ मिल के डिसाइड करें, कोई एक जगह सभी नहीं है। दूसरा, प्रोडक्शन एक्टिविटी करने से भी उनको फायदा भी है, तो इसलिए वो जब देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का डिमांड है तो वो उसको मीट करने के लिए वो इकोनॉमी में अपनी एक्टिविटी को प्रारंभ करेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का प्रयास करेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा सबसे सिंपल मॉडल है उसमें ये एज्यूम किया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट क्लास है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई ग्रुप है वो रोज मिलते हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर है भी तो इतना नहीं है कि उसमें सब लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं, बट ऑल दोज पर्सन्स who are involved in production activity, investment activity, उन सारे का जनरल एक टेंडेंसी ये रहता है कि वो ये मान के चलते हैं कि अनलेस न कि कोई मेजर इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में जो कंजम्पशन डिमांड थे इकोनॉमी में, लगभग उतना ही डिमांड रहेगा आने वाले ईयर में भी, प्रेजेंट ईयर में भी और कमिंग ईयर में भी, अनलेस न कि कोई मेजर पॉलिसी चेंज हो, कोई मेजर इवेंट हो, लाइक वार हो गया, या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई लाइक 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जो था, या कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, या मेजर नेचुरल कैलामिटी लाइक वाइड स्प्रेड फ्लड और वाइड स्प्रेड ड्रॉट, इस तरह के अगर सिचुएशन नहीं आते हैं मेजर इवेंट, देन जनरली वो एज्यूम करते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल, कि जितना हमारा डिमांड था इकोनॉमी में लास्ट ईयर में उतना ही प्रेजेंट ईयर या कमिंग ईयर में होना चाहिए, और इसीलिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए हमारा इन्वेस्टमेंट पिछले साल जितना था उतना ही प्रेजेंट ईयर या कमिंग ईयर में होना चाहिए। दिस इज जस्ट एजम्पशन, ऐसा नहीं है कि यही है, होता है एक्चुअल में, फॉर सिंप्लिसिटी। और इसीलिए जो वो चैप्टर आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट डिमांड को कांस्टेंट माना गया है कि ये किसी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि ये सारे फैक्टर जनरली साल 2 साल में चेंज नहीं होते अनलेस न कि कोई मेजर इवेंट हुआ हो, एक्टिविटी हुई हो। बट जैसे जैसे हम आगे देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स करेंगे, रियलिटी की ओर जाने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट भी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। तो एक जो बेसिक मॉडल है हमारा, उसमें हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट हैं, वन इज द कंजम्पशन डिमांड, अनदर इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड को हमने ये तय किया कि उसके 2 पार्ट हैं, वन इज द कांस्टेंट पार्ट दैट इज सी कैपिटल सी बार, अनदर इज द वेरिएबल पार्ट दैट इज द स्मॉल सी इनटू वाई। इन्वेस्टमेंट डिमांड कांस्टेंट है, फिक्स है, वो किसी वेरिएबल से अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के रूप में हमारे पास दोनों कंपोनेंट का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू, दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट इज द कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। कंजम्पशन डिमांड इज इक्वल टू कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इनटू आई, और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इक्वल टू आई। तो ये तो हमारा डिमांड साइड हो गया। सप्लाई साइड क्या है इकोनॉमी में? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इस एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होता है, दैट इज द जीडीपी और नेशनल इनकम, बोथ आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नॉट सेम। इसको हम डिनोट करते हैं वाई से, क्योंकि ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन साइड से हमारे पास
जो मेजरमेंट आ रहा है वो डिमांड साइड से, जो डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर, हम जब डिमांड करते हैं तो हम जब तक एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं डिमांड क्रिएट नहीं होता है। एक्सपेंडिचर साइड से जो मेजरमेंट आता है वो, और इनकम साइड से जो मेजरमेंट आता है वो, ये सभी इक्वल होने चाहिए। तो मतलब ये जो नेशनल इनकम है ये सेम होना चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई जो हमारा है वो प्रोडक्शन साइड से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, तो ये भी हमारे पास वाई है। टोटल इनकम इन द इकोनॉमी जो है वो भी वाई है। तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, और एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को या जीडीपी को वाई से हम जनरली डिनोट करते हैं। किसी और से भी कर सकते थे बट यही ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, दैट इज सी प्लस आई। सी को हमने देखा उसके दो हिस्से थे, कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, और इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया था कि कोई वेरिएबल इसे अफेक्ट नहीं करता है, तो वो आई आई था। तो अब हमारे पास जो इकोनॉमिक्स का जो टूल है कि किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम मतलब डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ये उस पॉइंट पे होगा जहां पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों। मैक्रो इकोनॉमी के लिए भी यही लागू होता है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आप कर दीजिए, एग्रीगेट सप्लाई के जगह पे वाई रख दीजिए, एग्रीगेट डिमांड के जगह पे सी प्लस आई रख दीजिए। सी का को फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कैपिटल सी प्लस सी इंटू वाई से, और आई तो आई रहेगा। तो अब हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, y इज इक्वल टू कैपिटल सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस आई बार। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कैपिटल सी बार और आई बार इन दोनों को मिलान कर लेता, जो कि ये कांस्टेंट है, किसी से अफेक्ट नहीं होता है, तो ये पूरे इकोनॉमी के लिए ऑटोनमस एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि ए कैपिटल ए बार से भी डिनोट किया गया है। तो हमारे पास इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस आई। इससे आप मैथमेटिकली y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या आता है, कैपिटल सी प्लस आई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ये जो आपका 1 माइनस सी है, दिस इज कॉल्ड 1 बाय 1 माइनस सी, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। जैसे हमने वहां पे देखा था कि मनी मल्टीप्लायर था, इसी तरह से यहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो अब हमारे पास, अब धीरे धीरे हम जब 3 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, 4 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, जो चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 या 5 जो है आपका, जो गवर्नमेंट बजट की बात करता है, तो जैसे ही हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो हम गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करने लगेंगे। तो अभी जो 2 सेक्टर, और हम अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस इक्वेशन के माध्यम से ही, माने ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इटसेल्फ विल क्रिएट द लिंकेज बिटवीन ऑल पॉसिबल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इसमें कि टैक्स वैक्स को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो वो नेशनल इनकम भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं लूजली। इस इक्वेशन को जैसे ही हम 3 सेक्टर 4 सेक्टर तक ले जाएंगे और इसके जो पॉसिबल जो
फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे ही इसको करेंगे तो सिर्फ इस इक्वेशन के माध्यम से आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा का इम्पैक्ट क्या होता है जीडीपी पे, इसको आप इस इक्वेशन के माध्यम से हम एनालाइज कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि एक पहले अगर आप लोगों के पास पेन पेपर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़े होंगे तो इट मे बी मोर क्लियर टू यू कि अभी जो टू सेक्टर इकोनॉमी है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू C कैपिटल C प्लस कैपिटल I दोनों के ऊपर बार प्लस स्मॉल c इंटू वाई। अब इसमें ये देखिए कि अगर कोई आपसे एक सवाल पूछे कि स्मॉल c which is the marginal propensity to consume, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब है? किन्हीं का ये स्पीकर ऑन है, कृपया उसको म्यूट कर लीजिए। अपना स्पीकर सभी एक बार जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो चेक कर लें। अगर साध्वी तिवारी हैं, आपका माइक अनम्यूट है, कृपया इसको म्यूट कर लीजिए, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है बाकी लोगों के लिए। हाँ ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इससे रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का क्या मतलब है कि अगर हमारा किसी व्यक्ति का, किसी इकोनॉमिक एजेंट का इनकम 1 रुपये से बढ़ता है तो उसके कितने हिस्से को वो कंजम्पशन करेगा और कितना बचा लेगा। किसी का अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ता है तो उसमें से कितना वो खर्चा करेगा। अगर कोई 50 रुपये अगर खर्चा करता है तो दैट इज द स्मॉल सी इज इक्वल टू 0.5। अगर कोई 60 करता है 60% तो 0.6। तो अगर कोई कहता है कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इकोनॉमी में अगर बढ़ता है तो नेशनल इनकम पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब सी। इसी से रिलेटेड और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का इनकम 100 रुपये से बढ़ता है और उसका वो 60% खर्चा कर देता है तो इसका मतलब है कि 40% वो बचा लेता है। तो स्मॉल सी यहां पे 0.6 हो गया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो सेविंग होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो दैट इज स्मॉल एस। तो अगर 0.6 इज द स्मॉल सी देन स्मॉल एस विल बी 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये दोनों मिला के 1 होना चाहिए, मैंने होता ही है। दिस इज आइडेंटिकली ट्रू। तो अभी हमने देखा कि 1 माइनस सी इज इक्वल टू स्मॉल एस, क्योंकि दोनों मिला के हमारा 1 होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अभी हमने देखा कि इसको हम इक्वेशन के रूप में फॉर्मुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस सी, और इसको 1 माइनस सी इज इक्वल टू एस होता है तो इसको 1 बाय एस भी कर सकते हैं। तो अब आप
से पास अगर एक सवाल आता है कि सपोज सेविंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द इकोनॉमी अगर बढ़ जाता है, दैट इज द थ्रिफ्टीनेस, जिसको इकोनॉमिक टर्म में कहता है, अगर बढ़ जाता है, मतलब सभी लोग अगर ज्यादा बचाने लगते हैं, तो नेशनल इनकम पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेदर द नेशनल इनकम विल गो अप और गो डाउन। कोई इसका आंसर दे सकते हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? और आप जब भी ये सारे जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या बाकी जहां भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं उसके आधार पे हम क्वेश्चन को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। ये धीरे धीरे कैपेसिटी डेवलप करते जाएंगे तो बेहतर तरीके से क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे एग्जाम्स में भी। एनीवन? क्वेश्चन क्लियर है? कोई बता सकते हैं? कोई कैंडिडेट? एनीवन? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिसको समझ में अगर आया हो या अगर नहीं भी आया हो तो कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो वी कैन डिस्कस मोर। बेसिक हमारा इक्वेशन है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी में जो हमारा जीडीपी है, हमने जो सेकेंड चैप्टर जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम है, टोटल जो प्रोडक्शन है, जीडीपी जो है, इसको हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है प्रोडक्शन साइड, दैट इज सप्लाई साइड, दूसरा है इनकम साइड, तीसरा है एक्सपेंडिचर साइड। इस चैप्टर में और ये तीनों तरीके से जो है हमारा टोटल जो वैल्यू आता है वो बराबर होना चाहिए। इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, वही जो नेशनल हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीडीपी, इसको हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, जो इकोनॉमिक्स का फेमस टूल है, उसके माध्यम से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट है, वो कैसे अचीव होगा, कहां होगा। तो इकोनॉमिक्स का जो फेमस टूल है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये पॉइंट जहां होता है दैट इज द बैलेंस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैक्रो इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है इकोनॉमी में, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज डिनोटेड बाय वाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है इकोनॉमी में, तो जो बेसिक 2 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, यहाँ केवल 2 डिमांड हैं, या तो कंजम्पशन डिमांड है या इन्वेस्टमेंट डिमांड है। कंजम्पशन डिमांड किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक पार्ट तो उसका है ऑटोनमस, फिक्स है, क्योंकि वो करना ही करना है सर्वाइवल के लिए। दूसरा पार्ट जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है, अगर इनकम बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, अगर इनकम घटेगा तो वो घटेगा। दैट इज द वेरिएबल पार्ट, इंड्यूस्ड पार्ट।
इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो इन्वेस्टमेंट डिमांड एज ऑफ नाउ, अभी के एनालिसिस के लिए सिंपलेस्ट मॉडल में उसको फिक्स माना गया है कि वो किसी वेरिएबल, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से एग्रीगेट डिमांड हमारे पास क्या आता है? कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड हमारे पास क्या है? कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, और इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारे पास आई है, कैपिटल आई। अब ये स्मॉल सी क्या है? ये स्मॉल सी इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज एज इनकम राइजेज बाय 1 यूनिट। तो एक यूनिट से अगर इनकम किसी व्यक्ति का बढ़ता है तो उसके कितने हिस्से को वो कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देता है, दैट इज द स्मॉल सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो शेष हिस्सा बचता है उसको वो सेव कर लेता है, सेविंग, थ्रिफ्टीनेस, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। and marginal propensity to consume MPC plus marginal propensity to save MPS is equal to 1 in the economy। तो अब हमारे पास इक्वेशन आता है, बैलेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है इकोनॉमी में? जहां पे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, हमने पहले देखा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। aggregate demand in the economy is consumption demand plus investment demand is equal to consumption demand is equal to capital C plus small c into y, और investment demand is equal to I। तो अब हमारे पास इक्वेशन आता है AD is equal to AS अब हमारे पास इक्वेशन है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, दैट इज y इज इक्वल टू C कैपिटल C बार प्लस स्मॉल c इंटू वाई प्लस I कैपिटल I बार। और इससे हम निकालते हैं मैथमेटिकली y इज इक्वल टू कैपिटल C बार प्लस कैपिटल I बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस C। ये 1 बाय 1 माइनस C इज, और जो 1 माइनस C हमने देखा कि इज इक्वल टू S भी है, तो 1 बाय 1 माइनस C और 1 बाय S इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी में अगर टेंडेंसी टू सेव बढ़ जाता है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाता है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाता है, मतलब आज अभी इस पॉइंट पे अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर 1 रुपया इनकम बढ़ता है तो उसके 50%, 0.5 को कोई इकोनॉमिक एजेंट जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम कर लेता है, शेष 0.5 को बचा लेता है। दिस इज द टेंडेंसी एट प्रेजेंट टाइम। अब एक नेक्स्ट टाइम में अगर टेंडेंसी टू कंज्यूम कम हो जाता है, दैट इज 0.5 के बजाय 0.4 ही, 40% ही कंज्यूम करता है, टेंडेंसी टू सेव बढ़ जाता है, पहले 50% बचाता था, अब 60% बचाने लगा है, तो इससे हमारा जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जीडीपी मतलब
तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी? दिस इज द क्वेश्चन। आप सभी अटेम्प्ट करिए, कहीं अगर कंफ्यूजन होता है तो हम इसमें ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम 3 सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे। अब जी आएगा उसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो उसके आने से उस क्या क्या इकोनॉमी पे और इंटरलिंकेज क्या है, और फिर इसी में ऐड होगा आपका एक्सटर्नल सेक्टर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आने के बाद किस तरह से ये सारे वेरिएबल लिंक होते हैं। इसी में हम आगे देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट अभी हमने कांस्टेंट माना है वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, वो किस इकोनॉमिक वेरिएबल से इंपैक्ट पे आता है, और यहीं पे फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी पिक्चर में आ जाएगा। तो आप इस एक मास्टर इक्वेशन के माध्यम से आप देख पाएंगे टू ए लार्ज एक्सटेंट कि कौन सा वेरिएबल हमको जीडीपी पे किस प्रकार से इंपैक्ट डालता है। कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, घटा दिए, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो इसका जीडीपी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। टैक्स रेट अगर बढ़ गया, घट गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, उससे हमारा कैसे इंपैक्ट बढ़ सकता है, घट सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ घट गया तो उससे हमारा इंपैक्ट क्या पड़ सकता है जीडीपी पे या इन फैक्टर्स पे। सरकार को एक नया स्कीम लाई जिसमें कि एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, तो दैट इज लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। बजट प्रपोजल जब आते हैं तो टैक्सेशन के बारे में प्रपोजल आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, इस सब से अगर हम उसमें अगर चेंजेज होते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। तो इस मास्टर इक्वेशन के माध्यम से अप टू एक्सचेंज रेट तक कैसे हमारा एक दूसरे से लिंक होते हैं, वी कैन एनालाइज यूजिंग दिस मास्टर इक्वेशन, बट स्टेप बाय स्टेप। पहला इसीलिए इसमें था कि आप पहले यहां से क्वेश्चंस को आंसर करने का सीखिए कि ये वेरिएबल्स आपस में लिंक कैसा है। तो मुझे लगता है कि फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको जानने ही पड़ेंगे, बट इसके जो लिंकेजेज हैं इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो ये एक सवाल है, बेसिक सा सवाल है कि इस इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को आप पढ़िएगा एनसीईआरटी का, और इसके आधार पे इस सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं अगर समझ में आए, नहीं हो तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो एनसीईआरटी का जो बाकी 2 चैप्टर है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब वो दोनों चैप्टर भी लिंक हो जाएंगे। गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर और एक्सटर्नल सेक्टर वाला चैप्टर। तो इस प्रकार से प्राइमरीली एक ब्रीफ डिस्कशन हमारा एनसीईआरटी वाला होगा, बट ये पर्याप्त नहीं है, इसके ऊपर आपको बिल्डअप करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। कुछ हम भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा यह ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हमें करना है। तो कोई भी टीचर या हम या कोई भी लाख भाषण दे दे, पढ़ा दे, बट हर कॉन्सेप्ट के लिंकेजेज और उसके आधार पे क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश, ये आपको डे टू डे बेसिस पे इसको लाना पड़ेगा, तभी एक बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगा और क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन विथ 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी को इसमें इंट्रोड्यूस करते हुए। और अगर कोई पॉइंट हो तो इसमें हम ये कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आज के डिस्कशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर कोई आज का अगर क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो थैंक यू सभी को। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इन सारे पॉइंट्स पे हम और आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।